योगी जी के विचार तो मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं लगते। कैसे लगेंगे? आप दिन भर नफरत बोलते हो यार। देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी राज से मुक्त कराया जाए। बीजेपी से इतनी नफरत का है कि कौन सी जमीन ले खाली बीजेपी? इतनी नफरत की बीजेपी अगर कोई ज्वाइन कर लेगा तो उससे पर्सनल टर्म्स भी खत्म। उसमें जो भी आएगा वो खराब ही हो जाएगा। उसमें किसी के सही रहने का रास्ता मुझे दिखता नहीं। अब ये पता नहीं कैसे कहे, लेकिन हुआ तो यही है। भगवान भी ये कहे कि अखिलेश जी आपको ये दूंगा, आप इसमें इतना चेंज करें, तो मैं कहूंगा किसी और को ढूंढ यार, अपने में नहीं होगा अपने से। ऐसा नहीं कि मैं कोई विद्रोही आदमी हूं। और मैंने एक संकल्प लिया था कि राजनीति का एक पैसा मेरे घर कभी नहीं आए। चोर भी सुख रहे और साहूकार भी सुखी रहे, ये हो नहीं सकता। या तो ये बात कोई मूर्ख कह सकता है या ये बात कोई धूर्त कह सकता है। समझ गए, खेल गया पॉलिटिकल आप। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, बढ़िया बिजनेस बनाया, फिर राजनीति में आए। श्री अखिलेश कटियार जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन इन समाजवादी पार्टी। सर, आपका स्वागत है। और आप कानपुर देहात से आते हैं और एक ऐसी जगह से आते हैं जहां नील बटा सन्नाटा है समाजवादी पार्टी। आपकी जो वेबसाइट है, मैंने उससे चीजें कुछ देखी। आपने 2009 में राजनीति में एंट्री ली, तो राजनीति में क्यों आए, क्या कारण रहा? राजनीति मैं हमेशा से ये मानता रहा, क्योंकि शुरुआती हम लोग, आपने जोड़ दिया कि कानपुर देहात और रामस्वरूप वर्मा जी की कर्मभूमि जी। राजनीति में मैं अपना आदर्श आज भी उन्हें मानता हूँ। और बचपन से सोचते थे ये बात, जो सुनते रहे कि समाज में कुछ करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो उसमें एकमात्र रास्ता जो है राजनीति हो सकती है। दिल्ली में आने के बाद कुछ संबंध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मित्रों से हो गया, उनसे मिलना जुलना हुआ, कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ। अच्छा, अगर मिट्टी, हम लोग किसान हैं, मिट्टी उपजाऊ हो तो बीज कोई पड़े तो उग जाता है। अच्छा, मिट्टी तो रामस्वरूप वर्मा जी के क्षेत्र की थी। बचपन से हम नारा लगाते थे, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, शिक्षा का उद्देश्य मान, राष्ट्रीय एकता एवं स्वाभिमान। तो वो बातें जो हम बचपन में लगाते थे, मुझे उनका उसमें मतलब नहीं पता होता तो नारों का जी। लेकिन जब हम यहाँ आए और वो चीज कनेक्ट हुई, तो वो चीज तो ग्रो करने लगी कि यार उन बातों का ये मतलब था। फिर लोगों ने बताया कि रामस्वरूप वर्मा कितने महान थे। बाद में हमने उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको निखिल, इस कदर पढ़ा हमने रामस्वरूप वर्मा जी को कि जैसे जब आप किसी लेखक की किताब को उसमें डूब के पढ़ते हैं, आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, फिर खो जाते हैं आप। फिर उससे शास्त्रार्थ हो रहा होता है आपका, राइटर से। आप उसके फिर शब्दों तक नहीं रुकते हैं जी। लेखक के भाव तक घुस जाते, शब्दों से आप उसके राइटर के ब्रेन तक चले जाते हैं। मैंने रामस्वरूप वर्मा के साथ शास्त्रार्थ, मतलब संवाद किया। मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं उनके साथ ये शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन वर्मा जी के शब्दों को नहीं, फिर हमने वर्मा जी के भाव पे बात करना शुरू किया। थोड़ा सा बताइए उनके भाव के बारे में, क्या चीज आपको बहुत ज्यादा हिट करी? रामस्वरूप वर्मा जी ने राजनीति में एक बहुत बहुत छोटे से क्षेत्र में रहे। एक ही विधायक बनते था उनकी पार्टी का, अकेले ही एमएलए थे। लेकिन जब भी इस देश में कोई बड़ा बदलाव होगा, वो रामस्वरूप वर्मा के विचार पे होगा। कैसे? रामस्वरूप वर्मा ने ये बताया कि सच्चा लोकतंत्र क्या है। इस देश में किसी नेता ने नहीं बताया। ये बात कहने में मैंने बड़े फिलॉसफर, बड़े राजनेता और किसी भी बड़े नेता की बड़े नेता से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन बड़े व्यक्तित्व कभी कभी पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन में उतार के दिखाया कि एक पैसे के बगैर राजनीति कैसे चलाई जा सकती है। आज इस देश में जितना विदेशी ताकतों से खतरा है भारत को, उससे ज्यादा भारत को बड़े पूंजीपतियों के, भारत के बड़े पूंजीपतियों से भारत को खतरा है। ठीक क्यों? क्योंकि राजनीति में पैसे को इस कदर
कर दिया गया कि आम आदमी की जुबान गायब होगी। आज अगर आप बहुत बड़े अपराधी ना हो, आपके पास काला बाजारी का बहुत पैसा ना हो, आप सोच नहीं सकते कि आप एमएलए एमपी बन सकते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? जिस देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने की समस्या है, वहां पे लगभग 70% लोग सदन के करोड़पति हैं, यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का सपना ना अंबेडकर ने देखा था, ना इस लोकतंत्र का सपना लोहिया ने देखा था, ना इस लोकतंत्र का सपना रामस्वरूप वर्मा जी ने देखा था। हम उनको इसलिए यहाँ कनेक्ट करते हैं निखिल जी कि जब वो नामांकन करने जाते थे तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके कार्यकर्ता पैसे इकट्ठे करते थे, चंदा करके उनका नामांकन होता था। ठीक है। प्रचार प्रसार के लिए गेहूं इकट्ठे किए जाते थे। जब गेहूं से प्रचार होता था, और इससे भी बड़ी बात, जब वो प्रत्याशी बनते थे अपनी पार्टी का, तो वो खुद तय नहीं करते थे, उनके कार्यकर्ता मिलके ये चुनते थे कि सोशलिस्ट समाज दल का प्रत्याशी कौन होगा। एक बार उनके सामने किसी और आदमी का नाम तय हुआ, तो कैसे कार्यकर्ता अपना प्रत्याशी चुने। आज के दौर में सभी दलों में मान्यताएं हैं कि उनके केंद्रीय कार्यालय से प्रत्याशियों का चयन होता है। रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि जब तक विधानसभा में का वर्कर अपना प्रत्याशी नहीं चुनेगा, तब तक सही लोकतंत्र जमीन पर उतर ही नहीं सकता। रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि जिस विधानसभा के 70% बूथ पे उस पार्टी के रजिस्टर्ड वर्कर ना हो, तो उस पार्टी को वहां सिंबल नहीं मिलना चाहिए। आज हर आदमी की जो जगह है वो पैसे ने ले ली, अब चुनाव पैसे से होता है। तो ये है रामस्वरूप वर्मा का राजनीति का महत्व। ठीक बात। वर्मा जी की बात तो पूरी समझ में आ गई। वर्मा जी मुझे लग रहा है कि चौधरी नरेंद्र सिंह जी के अगेंस्ट समकालीन थे। हाँ, दोनों लोगों का साथ करियर रहा। हाँ, कांटे की टक्कर। लोहिया जी के साथ भी उनका वो दौर भी था, लोहिया जी के साथ भी उनके संवाद। एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ में भी उन्होंने, हाँ, थोड़ा सा वक्त था जब नेताजी भी साथ में थे। कांसीराम जी के साथ भी उस दौर में वर्मा जी का दौर खत्म हो रहा था, कांसीराम जी का दौर उठ रहा था, तो वो भी एक दौर था, वो दौर था उनका। जी ठीक बात। थोड़ा सा हम अखिलेश कटियार जी पे आएंगे। आपकी क्या कहानी है? आपने अपनी कहानी छिपा दी वर्मा जी को आगे डाल के। नहीं, क्या कहानी है? कहाँ से पले बढ़े, कहाँ बड़े हुए, पैतृक गांव कौन सा है, जो बोलते ना कि जड़ें कहाँ की हैं? यार निखिल जी, हम लोग कानपुर देहात में, नैनापुर मेरा गांव है। मेरे फादर, मैं 7 साल का था, वो खत्म हो गया। किस विधानसभा में आता है? सिकंदरा विधानसभा जी। और हम लोग घर में 6 भाई बहन थे। अच्छा, हम लोग जिस एरिया में हैं, अगर हमारे घर में 4-5 लड़कियां हों, तो उसमें ये भी मानते थे कि यार इतनी लड़कियां बड़ी हैं, शादी होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। तो संघर्ष था और रिश्तेदारों की भी थी कि यार अब फादर खत्म हो गए तो कैसे होगा। तो हम लोगों को तो हम तो ये मानते हैं कि मैं तो परिस्थिति की उपज हूँ। पढ़ने के पैसे नहीं थे कि 12वीं पास किया किसी तरीके से सरकारी स्कूल से। अब क्या करेंगे, तो ग्रेजुएशन में 92 में जब मैंने किया, तो मदर के पास ग्रेजुएशन में एडमिशन के भी पैसे नहीं थे, तो हम दिल्ली चले आए कि यार कुछ मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्यों कहें कि अम्मा तो दिल्ली कब आए? 1993 दिसंबर में। तो देहात से बच्चा निकला और उसके अंदर वो कैसे जज्बा आया कि दिल्ली जाके कुछ बड़ा करें? अच्छा, क्योंकि हम जब 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, तो मैत्री पुष्पा जी एक राइटर हुआ करती थी जो महिलाओं पे लिखती थी, मस्त राम साहब होते थे, तो हम संपादकीय कक्षा 9 से पढ़ा करते थे पेपरों की, और उनको हम काट काट के रखते थे। हमको बड़ा शौक था कि डिटेल में किसी विषय को समझा जाए। तो जब हम दिल्ली आए, तो जब हम एक दिन निकल रहे थे, तो देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो हम वहीं बैठ गए। हमने कहा यार ये तो इनके तो बड़े देखे। मेरे राजनीतिक तौर पे मेरी पहली इंस्पिरेशन अतुल अंजान साहब रहे। मुझे ये बात कहने में, मैं एक दिन खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, भूखे भूखे भटक रहे थे, एक टीवी की दुकान के बाहर खड़े हो गए। अतुल अंजान साहब का चंद्रशेखर के साथ, प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके साथ एक दूरदर्शन पे इंटरव्यू आ रहा था कि भारत में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है और युवाओं को क्या करना चाहिए। हमने खड़े खड़े रोड से उनका पूरा इंटरव्यू सुना, और सुबह 7-8 लड़के पकड़ के हम अतुल अंजान साहब के ऑफिस के बाहर पहुंच गए कि हम युवा हैं और वैसे ही बेरोजगार हैं, खाने पीने को भी नहीं है, बताओ कैसे देश बदले, हम देश बदलना चाहते हैं। तो अतुल अंजान साहब को लगा यार 19 साल मेरी उम्र थी
कि कहाँ से ये जज्बा, ये पागलपन कहाँ से आया? बिकॉज सुबह इंटरव्यू देखा, अगले दिन जो टीम अगले दिन और पहुंच गए सुबह। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये इंद्रजीत गुप्ता जी हैं, उस समय गृह मंत्री रहे हुए थे, उनको बुलाए, सब बातें समझाई बैठ के 1-1.5 घंटे। और उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि उनको लगा कि ये नासमझ बच्चे हैं और इनसे बहस करने का फायदा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद आना, फिर करेंगे। हम 4 दिन बाद फिर पहुंच गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन बाद हम आएंगे। तो उसके बाद फिर उनसे मिलना जुलना रहा, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल का इतना संघर्ष था तो वो चीजें भी बहुत कंटिन्यूटी में नहीं आगे बढ़ पाई। कहीं रोजगार, कहीं नौकरी, कहीं कुछ, उसी में आगे बढ़ता रहा मामला। तो बिजनेस कब स्टेबल किया? 1999 में मैंने, क्योंकि मैं अपने बहनोई जो हमारे थे उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा था, और वो मेरे काम करने के पैटर्न से वो भी सहमत। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग टीवी पे देखते हैं अखिलेश कटियार जी को तो राजनीति के पीछे का जो संघर्ष है वो टीवी पे नहीं दिखता है। हाँ, तो आप बहुत दफा जब कोई अपनी बात रखते हो तो उसका भाव सामने वाला नहीं समझ सकता है, क्योंकि जब बिहाइंड द सीन आपको पता होगा कि ये हमारे जैसा ही इंसान है, यहीं से निकला हुआ है, तो आपको उसकी रियलिटी, आपको उसके वक्त को समझने में काफी हेल्प करती है। एक चीज जरूर, क्योंकि हम लोग आज पहली बार ही मैं आपके साथ पॉडकास्ट जैसे प्रोग्राम में, हम तो टीवी पे थोड़ा बहुत करते रहे, भाषण करते रहे मंचों पे, आज आराम से बात कर रहे हैं। जब हमारे फादर एक्सपायर हुए और पैसे की इतनी क्राइसिस होती थी कि 18 रुपए पर डे पे रोड पे मिट्टी डालने का फावड़ा और वो टोकरी लेके, वो काम मैंने खुद किया है। निखिल, ये बात मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, मैं मंच पे भी बोलता हूँ ये बात, कि मैं उस जगह से निकला हूं जहां कल्पनाएं पैदा ही नहीं होती, जहां सपने अफोर्ड ही नहीं किए जा सकते। और हम राजनीति में इसलिए भी आए थे, मुझे लगता है यार मेरे जैसा अगर एवरेज आदमी, जो ना पढ़ने में कोई अच्छा था, ना कोई बहुत IQ का था, अगर मेरे जैसा आदमी निकल सकता है तो मुझे अपने जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे रास्ता बनना चाहिए। सोच तो मेरी ये थी। और जब दिल्ली में हम आए, मेरी 18 साल उम्र रही थी, 12वीं में पास करके आ गया था। तो मैं जहां काम करता था तो वहां मुझे 4-5 दिन 6 दिन बाद पैसे मिलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 5-6 दिन मेरे पास खाने के ही पैसे नहीं थे, भूखे रहे, काम करते थे। तो एक ओखला के पास यहाँ जगह है, मैं जिक्र कर रहा था, वहां मेरे साथ में जो लोग, जो शंभू जी करके काम किया गया, उनका यार 4 दिन हो गए तूने खाना नहीं खाया, चल मेरे साथ आज तो खाना खा ले। ये बात 1994 की है, मुझे वो जगह याद है। कई बार मैं गाड़ी से रोक के वहां खड़ा होता हूँ अभी भी। हमने उससे कहा था कि तू पेट भरने आया, मैं राज करने आया। फीलिंग कनेक्ट करती है उस जगह पे, है ना? अच्छा, ये कनेक्ट करती इसलिए क्योंकि हो गया, नहीं होता तो असली खुशी वही मिलती है ना, कि जहां पे आप पैदल घूमे हो या साइकिल से घूमे हो और आपने कुछ अचीव किया, उसी जगह खड़े हो गए। और मैंने कहा कि तू खाने को एंजॉय कर, मुझे भूख को एंजॉय करने दे। पता नहीं जिंदगी में से भूखे रहने का दोबारा अवसर मिले कि नहीं मिले, पानी का स्वाद तो परखने दे। और भूखे पेट जब आप सिर्फ पानी पे जिंदा हो तो सही शरीर के लिए पानी का स्वाद भी तभी आता है। तो वो मैंने महसूस किया, और मैंने उसको भी, मुझे बहुत खुशी थी कि कुदरत ने मुझे ऐसा अवसर दिया। लेकिन मेरा जिद था कि मैं खाऊंगा तभी जब मेरे अपने पैसे होंगे, मैं तेरे पैसे पे नहीं खाऊंगा यार, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मैं जीतूंगा जरूर। और जब मैं जीतूंगा तब ये तू नहीं कहे कि जब तू भूखे था तो तुझे खाना मैंने खिलाया था। मैंने कहा मैं उस पीरियड को जी लेना चाहता हूँ। तो इतनी मैडनेस से कुछ राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे? देखो निखिल जी, मुझे नहीं पता कि कुदरत ने मेरे लिए क्या रोल चुना है, लेकिन अगर आपने, इस नेचर ने मुझे अवसर दिया, तो मैं जहां से निकला हूं, जिनके बीच से आया हूं, उनका भी हम पे कोई ऋण और हम पे उनका कोई उधार है, वो चुका के जाऊंगा। अगर नहीं मिला तो मेरा कोई मामला नहीं। मैं राजनीति की तराजू में मैंने सिर्फ 2 ही पल्ले बनाए निखिल, एक सही का है, एक गलत का है। मेरे तराजू में फायदे नुकसान का पल्ला नहीं है। मैं पकड़ता सही गलत का हूं, और ये मैं कतई नहीं सोचता कि सामने कौन बैठा है। ये मुझे आज तक, मेरी 50 साल उम्र हुई, ये हमें दिखता ही नहीं कि सामने कौन है। बात गलत है तो मैं भिड़ जाऊंगा वहीं पे, तुम चाहे बर्दाश्त करो या मुझे धक्के मार के निकाल दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अखिलेश जी से भी भिड़ जाते हैं वो हमें प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी बात से असहमत होता हूं
तो मैं बोलता उसी तरीके से हूं जैसे मुझे बोलना चाहिए। बात रख लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो भगवान से भी हम अर्जक संगी हैं। हम जब भगवान को नकार के हम अपने जीवन को चुनते हैं, तो जो आदमी भगवान को नकार के किसी एक विषय को चुनता हो तो फिर ये मैटर नहीं करता। पार्टी में एक बात और कही जाती है कि अखिलेश जी को राय देना मतलब मौत के कुएं में जाना है। नहीं, मैं ये सोचता हूं कि कोई ऐसा अवसर बने कि कोई राजनीति से भी विदाई हो जाए। हम तो इसलिए भी भिड़ जाते हैं कि बात मेरी सही है। हमें पता है कि हम तो नीतीश कुमार जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव था मैं। नीतीश जी को मैं बहुत प्रेम करता था, आज भी मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैं उनको बाप की तरह मानता रहा, आज भी। लेकिन उन्होंने जब बीजेपी से अलायंस किया तो निखिल, हमने मिलने गया पटना, हमने दोनों लोगों ने लंच किया साथ में, और कुदरत का कुछ होता है, और वहां बाहर उनके सीएम आवास पे टीन डलवा रखी है, वहां बैठ के हमने चाय पी। तो बारिश होने लगी बहुत तेज। उस बारिश की इतनी तेज आवाज थी तो मुझे उसका रास्ता मिला। मैंने खड़े हुए पैर छुए और हमने जेब से निकाल के इस्तीफा दिया उनको। उन्होंने पूछा क्या है ये, हमने कहा साहब इस्तीफा है। और किसी से आप प्रेम करो तो हम ये भी नहीं कह पाए कि आपने भाजपा से गठबंधन किया और हम भाजपा के साथ राजनीति नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, तो हमने उनको यही कहा कि साहब अब राजनीति करने का मन नहीं है। और मैं मोड़ के, और आंसू बहते रहे मेरे, और मैं जाके गाड़ी में बैठा कि यार मैं कैसे छोड़ के जाऊं। लेकिन हमने राजनीति नहीं की उनके साथ, और जब तक वो बीजेपी के साथ रहे हमने दोबारा बात नहीं की उनसे। बीजेपी से इतनी नफरत का है कि कौन सी जमीन लिखा ली बीजेपी ने? ये शायद विरासत का ही है। हमारे जो गुरु थे वर्मा जी, वो समझा के ब्लड में डाल के गए कि आरएसएस, वो बीज बो के चले गए। इसका बीज बो के चले गए, वो मिटे ही नहीं कभी। वो ये कहते थे कि आरएसएस जो है राष्ट्र के लिए अच्छा संगठन नहीं है। और हम ये बात मानते हैं कि किसान और मजदूर की बात भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है, ये पूंजीपतियों की बात। और हम ये मानते हैं कि वर्ण संघर्ष और वर्ग संघर्ष, ये दोनों एक साथ चलना चाहिए, और आपके फैसलों में वो दिखना भी चाहिए कि आप गरीब अमीर के बीच की खाई और जाति संघर्ष को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो आप, जो कि मुझे 12-13 साल के पीरियड में नहीं देखा कि इस तरीके का कुछ हुआ है। तो बीजेपी में कोई बढ़िया आदमी लगता है जिसको अखिलेश कटियार जी डाइजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये आदमी फिर भी ठीक है बाकियों के कंपैरिजन में? इसमें वर्मा जी एक उदाहरण देते थे कि एक बाल्टी दूध भरा हो और अगर उसमें एक बूंद पेशाब की डाल दी जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है। उस पूरे दूध का कोई उपयोग नहीं रह जाता। भारतीय जनता पार्टी में जो पूंजीवादी और सामंती जो विचार पड़ा है, उसमें जो भी आएगा वो खराब ही हो जाएगा। उसमें किसी के सही रहने का रास्ता मुझे दिखता नहीं। हमें तो कोई आदमी ऐसा नहीं लगा। बहुत नेताओं से हमारे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, हम अच्छी तरह मिलते जुलते हैं। हमारे साथ जो समझ गए, खेल गए पॉलिटिकल आप। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे साथ हार्दिक पटेल जी थे, मेरा बड़ा लंबा संघर्ष रहा। गुजरात का आंदोलन हमने हार्दिक भाई ने साथ मिलके किया, और जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन के बाद हमने 7 साल उन्हें फोन ही नहीं किया। मेरी वाइफ एक बार गुजरात घूमने, मतलब इतनी नफरत की बीजेपी अगर कोई ज्वाइन कर ले रहा तो उससे पर्सनल टर्म्स भी खत्म। नहीं, अब ये पता नहीं कैसे कहें, लेकिन हुआ तो यही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई विद्रोही आदमी हूं। मेरी वाइफ घूमने गई, जब ये विद्रोही से भी ज्यादा है। हाँ, ये मैं समझ नहीं की तरह आप इस बीच को भी आगे जो है स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारा कुछ पारिवारिक फंक्शन हुआ, घर में खुशी हुई गुजरात में, मेरी वाइफ लेके गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात थी। हमने कहा क्या बताया, नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि राजनीति को इस रूप में कैसे देखूं। तो हो सकता है कि मैं आज के दौर की राजनीति से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, या उतने चीजों को नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जैसा अंडरस्टैंडिंग में अंतर है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने नजरिए में बदलाव नहीं करूंगा बहुत, और अपने बिहेवियर में भी बदलाव नहीं करूंगा। भगवान भी ये कहे कि अखिलेश जी आपको ये दूंगा, आप इसमें इतना चेंज करिए, तो मैं कहूंगा किसी और को ढूंढ यार, अपने में नहीं होगा अपने से। मतलब अखिलेश कटियार जी के लिए मौसम बदले
अखिलेश जी नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, कौन सा अमर होके आए निखिल भाई? नैनापुर में मजदूर के घर पैदा हुए थे, इतना कुदरत ने दिया, वही नहीं हो पाए यार, उतना ही संभाल पे रख पाए, वही बहुत है। राजनीति मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, राजनीति प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन नहीं। और मैंने एक संकल्प लिया था कि राजनीति का एक पैसा मेरे घर कभी नहीं आएगा। मैं राजनीति में जब तक रहूंगा, जो कुछ भी करूंगा, चाहे राजनीति में किसी पद पे रहूं, उसकी तनख्वाह के भी पैसे वहीं खर्च हो जाने चाहिए। मैं रोटी अपने मेहनत की खाऊंगा ताउम्र। आज भी मैं रोटी अब मेहनत करता हूं, 4 घंटे काम करता हूं अपना, उससे पैसे से मैं अपना परिवार चलाता हूं। तभी इतना ताव से घूम पाता। हाँ, इसीलिए घूम लेता हूं। मिलावट होगी तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो उसी तरीके से हो पाता है। तो 2019 में अखिलेश जी के साथ आ गए। अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश जी के तो साथ आ गए। क्या मिला, क्या मतलब कैसे ट्यूनिंग मिली? हमारे एक बहुत क्लोज मित्र थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम मित्र कहते हैं उनको, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत थे। अजीज कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड के गवर्नर रहे वो। और हमारा बड़ा मिजाज का मैच था। वो उसी मिजाज के थे जैसे लोग हमें पसंद हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या सोच रहे हो? हमने कहा अब क्या सोचेंगे, मैं तो राजनीति में कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। हार्दिक पटेल और हम दोनों लोग मिलके किसान क्रांति सेना बना के मोदी और इनकी भाजपा सरकार हटाएंगे, उसके लिए यूपी में हम रैलियां कर रहे थे दबादब। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी से मिल लो। हमने कहा मिल लेंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनके साथ मुलाकात करेंगे। उनसे उन्होंने मीटिंग रखी और हमने भाजपा ज्वाइन की, और उसके बाद से तब से साथ में काम कर रहे हैं। तासीर मैच की तासीर, हम लोग रोड के लोग हैं, तो हमारे सोचने तरीके और काम करने के तरीके थोड़े विद्रोही होते हैं। विचार उनका भी वही है, कहने का तरीका वो कहते हैं यार अखिलेश जी इतना एग्रेशन ठीक नहीं है, इस तरीके से ये हो सकता है, लेकिन हमारा मूल विचार एक है। हाँ, काम करने के तरीके में हमारे उनके बीच में भिन्नता है, वो हम महसूस करते हैं। ठीक बात। अखिलेश जी ने 2022 लोकसभा में पीडीए बनाया। पीडीए का फॉर्मूला काफी असर किया, काफी ज्यादा काम किया। और पहले राजनीति का फैक्टर समाजवादी पार्टी के कुछ अलग हुआ करता था, वही फैक्टर चला करता था। आजकल जो है अंबेडकर साहब वाली किताब लेके चल रहे हैं, तो उसको उन्होंने पीडीए का नाम दे दिया। बट बिहाइंड द सीन तो बहुजन का वोट बैंक इस समय कोई बटोरने वाला नहीं है। तो आप जितने भी राजनीतिक दल देखेंगे, कोई भी आप राजनीतिक दल ले लें, जितनी भी अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर रीजनल पार्टीज हैं, वो लगभग सभी जो है बहुजन उसमें कॉमन है। दबे कुचले और शोषण लोगों की बात अनुप्रिया पटेल जी भी करती हैं, उनकी सिस्टर पल्लवी पटेल भी करती हैं। और आप निषाद साहब की एक पार्टी है, संजय निषाद जी की, ओपी राजभर जी की पार्टी है, वो भी उसी बातें करते हैं। ऐसे मतलब करीब 8 से 10 दल हैं जो बहुजन वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश जी ने उसका जो फॉर्मूला बनाया वो थोड़ा बड़का बना लिया है पीडीए करके, जिसमें अगड़े भी आ गए थोड़े से, तो आप बहुजन नहीं कह सकते हो। कितना कारगर रहा है ये? देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी निखिल, उन्होंने कहा कि शोषित और शोषक का भला एक मंच पे नहीं हो सकता, कमेरा और लुटेरे का भला एक साथ नहीं हो सकता, चोर भी सुख रहे और साहूकार भी सुखी रहे, ये हो नहीं सकता। बहन जी ने क्या किया, बहुजन हिताय को जो बुद्ध ने नारा दिया था, बहन जी ने उसको कन्वर्ट किया, सर्वजन हिताय करने की कोशिश की, जो या तो ये बात कोई मूर्ख कह सकता है या ये बात कोई धूर्त कह सकता है। बुद्ध के स्लोगन को आप कैसे बदल सकते हो? वो पूरी दुनिया में ये सही रहा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, पिछड़ा दलित आदिवासी, रामस्वरूप वर्मा ने क्या पार्टी बनाई थी? शोषित समाज दल। उन्होंने कहा शोषित अलग, शोषक अलग। अखिलेश जी ने उस बात को आगे बढ़ाया। इस देश में बड़ा मुश्किल है कमजोर, मजलूम, पीड़ित, शोषित की आवाज बनना, लेकिन जब कमजोर, मजलूम, पीड़ित, शोषित, कमेरे की जब आप आवाज बनते हो और जब वो वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, तो तुम दुनिया के लिए चैलेंज बन जाते हो। ठीक बात। ठीक है, आज अखिलेश जी, अगर मोदी की जो केंद्र की सत्ता है, अगर उसमें कोई लगाम है, वो लगाम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। अगर आप यही 37 सीटों में 30-35 सीटें हटा दो, तो फिर कुछ बचता था दिल्ली में? ठीक, तो किसने रोका? उस जनता ने रोका।
किसके नेतृत्व में रोका? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रोका। क्या कह के रोका? कि तुम मेरी जुबान बने, अब हम तुम्हारी ताकत बने, तुम मेरी जुबान संसद में उठाओ जाके। तो ये है रिश्ता हमारा होगा। ठीक बात। अब अखिलेश जी में पहले 2012 से 17 वाले अखिलेश जी में और 17 से 22 वाले में बड़ा बदलाव है। हाँ है। अब 27 वाले में काफी बदलाव, काफी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है, गंभीर रूप से। गंभीर रूप से आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो, कद बढ़ा हुआ है, लड़ने में सफल हो रहे हैं। आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा किस्मत भी बदल रही है। 27 करीब है, अनुभव बदल रहा है। अनुभव बदल रहा है, सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा हम 27 पे आएंगे। हाल ही में भी एक रैली करी है जी। तो रैली को रैला कहना जरूरी था? नहीं, हम पहले वहां से आते हैं 17 से, कि जो 17 से 27 के बीच की जो यात्रा है, हाँ, उसमें रैला तक आपको आना है, रैला बीच, तक बीच आना में गुम मत हो जाइएगा। बिल्कुल गुम हाँ। नहीं होगा। और अगर गुम हो जाए तो आप याद दिला दीजिएगा, जी, एकदम। हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। जब अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धोया गया, तब उन्हें ये पहली बार पता चला कि वो शूद्र है। तब पहली बार पता चला कि यादव भी शूद्र होता है, कुर्मी भी शूद्र होते हैं, जाट गुजर भी शूद्रों में आते हैं। ये बात अखिलेश जी को पहली बार तब समझ आई। जब उनके ऑफिस को गंगा जल से धोया गया, तब उन्हें पता चला कि आप मुख्यमंत्री हो जाओ, लेकिन अगर आप जात की पिछड़ी जाति में पैदा हुए, शूद्र जाति में पैदा हुए, तो उन्हें समझ में आया कि शिवाजी का राज तिलक भी कैसे पैर के अंगूठे से किया गया होगा, राजा का। तब उन्हें समझ में आया कि साहू जी महाराज के महल का किचन पुजारियों ने गंगा जल से धोया, क्योंकि साहू जी महाराज अपने घर के किचन में चले गए थे। सामाजिक जो परंपराएं हैं वो आज भी समाज पे कैसे हावी है, इसका एहसास पहली बार अखिलेश जी को तब हुआ। तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम इसको बदलेंगे, हम इसके लिए मतलब 400-500 साल पहले भी ऐसा ही था। साहू जी महाराज हाँ, राजा थे, और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने किचन को देखना चाहता हूं कि मेरा किचन कैसा है। तो अपने किचन में देखने गए कि कैसे कैसे है। जब वो किचन से निकल गए तो उन्हीं के जो नौकर थे, जो उनके लिए खाना बनाते थे उनके महल में, ब्राह्मणों ने उस किचन को धोया कि किचन तो छूत हो गया, क्योंकि शूद्र घुस गया जिसका किचन था उसके साथ। और जब ये साहू जी महाराज को पता चल गया, बड़ी बदतमीजी भरी बात है यार, वो तो मेरे घर का किचन है, और आपके घर का चौका कोई धोए तो आपको कैसा लगेगा? तो साहू जी महाराज ने फिर लड़ाई लड़ी ना। साहू जी महाराज ने आरक्षण देके जो उस व्यवस्था को चोट दी, शायद किसी ने नहीं दी। ठीक, शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साम्राज्य को हराया और उतना बड़ा साम्राज्य किया, कहे शूद्र है, इसका राज तिलक कैसे हो सकता है? तो बनारस से एक गाग भट्ट नाम का ब्राह्मण जाके पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक करता है। तो अखिलेश जी को भी उसी से हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पिछड़ों दलितों के बहुत बड़े नेता हैं वो। और जब उनका वो जो धुलते हो, तो हम ये आप बताना चाहते हो कि आप नीच हो। ठीक है। और हम एक बात कहते हैं कि वर्ण युद्ध के घाया लाओ, वर्ग युद्ध के काया लाओ, समता परक समाज बनाओ, तभी संपूर्ण क्रांति आ सकती, तभी भारत बदल सकता है, तभी आप कहोगे कि हम राष्ट्रवादी हैं, तभी इसे सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। एक बात ही। दूसरी बात, अखिलेश जी का ये जो सफर रहा, 24 में हमें जनता ने जितना प्रेम दिया, और इसके बाद 27 आ रही है, और इसके बाद जो ये रैला की आपने बात की, ठीक है, जनता अपने नेता से अपने जो अपना प्रेम जो उन्होंने दिखाया है, उसके बारे में दो शब्द सुनना चाहती है। हमारे नेता में ये एक अलग सी शख्सियत है कि पब्लिक के साथ जितने मर्जी गुस्से में कोई आए, उसे मुस्कुरा के बात करते हैं। ठीक है। तो अखिलेश जी का जितने अच्छे वो लीडर है, उतने ही अच्छे वो इंसान भी है। बल्कि मैं ये बात कहूं कि इंसान उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बात कही है, रैला है, तो इस बात से तो आप भी नहीं नकारेंगे कि भीड़ तो उस तरीके की इकट्ठी हुई थी अपने नेता को देखने के लिए, जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल। ठीक बात। दो प्रश्न और निकल के आए। तो अखिलेश जी को जब इतनी मोहब्बत है शिवाजी महाराज से और साहू जी महाराज से, तो उनकी फोटो लगानी चाहिए बैनर्स में, होर्डिंग्स में। शिवाजी महाराज की फोटो लगाते हैं और शिवाजी जयंती तगड़े से मनानी चाहिए। इस बार मनाई नहीं गई। हम अगली बार जो है इस बारे में ये बात हम भी रखेंगे, और हम चाहेंगे कि अगला कहीं बड़ा कार्यक्रम शिवाजी महाराज की जयंती पे किया जाए। ठीक बात, हम कोशिश करेंगे। एक चीज और कहेंगे आपसे कि जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वर्मा जी से कनेक्ट करता है, तो वर्मा जी को भी कहीं एडजस्ट करना चाहिए।
हमारे जैसे आदमी को बर्दाश्त करना राजनीति लोहिया में- जी को एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं, लोहिया जी को एडजस्ट नहीं कर रहे। लोहिया जी स्पेस दे रहे हैं ना। देखो निखिल, राजनीति में सच्चा सम्मान क्या है? सच्चा सम्मान है जिस नेता के विचारों को आप स्पेस दो। राजनीति में सच्चा सम्मान वही है। अखिलेश यादव जी ने रामस्वरूप वर्मा जी के अर्जक अनर्जक शोषक शोषित से ही जो पीडीए का रास्ता बनाया, उससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है महामना रामस्वरूप वर्मा जी के। ठीक बात। आज हम सवेरे फेसबुक चला रहे थे, हम आपको भी एक जो है सुनाते हैं। बताइए। अखिलेश जी ने एकदम पोस्ट किया है वो, बढ़िया बढ़िया। हालांकि बिहार चुनाव में एक गाना चल गया था जिसकी वजह से जो है काफी डेंट हुआ तेजस्वी जी को, तो अब गाना आपको सुनाते हैं। हालांकि हो सकता है किसी समर्थक ने डाला हो, लेकिन बड़े नेता हैं। बड़का नेता अगर ये देखिए, ये वाला गाना फिर जो है डेंट देगा। नहीं ठीक है, ये किसी ने उत्साह में डाल दिया होगा, लेकिन अच्छे अखिलेश जी भी उत्साह में आ गए, इसका मतलब। नहीं, ये अखिलेश जी ने डाला है। अखिलेश जी की प्रोफाइल पे ये किसी ने अखिलेश जी के प्रोफाइल पे ही है, ब्लूटिक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ तो मैंने वापस से चेक किया। ये देखिए क्या गाना डेंट देगा अब ये इसको सिंबॉलिक लेना चाहिए इसको। हम लोगों की एक बात आप जरूर मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप 12 से 17 का टाइम लें और 17 से 27 का टाइम लें, तो जो अपराध का नियंत्रण था, आज आप एनसीआरबी के डेटा आप देखें तो दोनों में फर्क आप देख सकते हैं। विकास की योजनाओं पे लेके बात करें तो इन सब चीजों में फर्क है। महिला उत्पीड़न पे बात करें, प्रतिदिन जो मुठभेड़ें प्रदेश की पुलिस दे रही है। ठीक बात, आपने हमको ठीक डाइवर्ट कर दिया। बताइए। हम इसी में आ जाते हैं। अखिलेश जी के लेके बहुत सारी कैंपेन चलती, बहुत सारे सोशल मीडिया में पेज हैं नवाजवादी के नाम से, ठीक है, या अलग अलग नाम से ठीक है नवाजा जाता है। ठीक है। तो ये कैसे, मतलब इसके लिए अच्छा, एक बात बताओ जी, भारत को कैसे इसको कौन बना रहा है? इसको भारत को कैसे परिभाषित करोगे? भारत की परिभाषा भारत के संविधान से ही करोगे या किसी और चीज से करोगे? भारत किससे जाना जाता है? भारत का संविधान ही भारत को गणराज्य बनाता है ना। मैं ये बात जानना चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो नाम खराब कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, और कौन है जिनको भारत के संविधान में आस्था नहीं है। आप एक बात बताओ, भारत का संविधान कहता है कि कोई भी जात धर्म संप्रदाय सबको चुनने की आजादी है। फिर एक आप धर्म के खिलाफ जाके क्यों बोलते हो? ये देश के हित में है, देश के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है इस तरीके का विचार, इस तरीके का भाव। अरे भाई, ये बहुत हल्की राजनीति है। बहुसंख्यक के पक्ष में हो जाओ, अल्पसंख्यक के खिलाफ हो जाओ, और अल्पसंख्यक पे वार करो तो बहुसंख्यक समाज को साथ में लेके सरकार बनाओ। नहीं, बात हाँ, इसमें हम आपको थोड़ा सा जो है इंटरप्ट करेंगे। वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिम भी हमारे अपने, ये भी हिंदू है। भाई, आप किसी को कोई यूनिफॉर्म पहनाने पे तुले क्यों? जब भारत का संविधान कहता है कि आप किसी धर्म को ना मानो तो भी आप भारतीय हो, तो आप उसे हिंदू क्यों बना रहे हो? आप उसे भारतीय बनाओ ना। आप ये भारत भारतीयों का है या किसी विशेष धर्म का है? यहां पे फर्क है ना। भारतीयों का है, भारतीय। आप कहिए ना कि ये भी भारतीय है, हमें गर्व होगा। और हम ये बात कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय समाज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैं मानव समाज की स्थापना करना चाहता हूं। यही भारत के संविधान का अंततः उद्देश्य है। ठीक बात। मोदी जी की रैली हुई, अखिलेश जी का रैला हुआ, ठीक है, कैसा मानते हैं? अखिलेश जी वाला तगड़ा रहा है या मोदी जी वाला? हम इसको इस रूप में सिर्फ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, इसलिए वो मोदी जी के बजाय अखिलेश यादव में आस्था रखती है। उससे ज्यादा मैं इसे डिफाइन नहीं मानता। अखिलेश जी की प्लानिंग क्या उधर 29 में आगे की ओर चल रही? राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि इस रैली में ज्यादातर समय मोदी जी को टारगेट किया। हाँ, देखिए, इस देश में अगर आप बड़े बदलाव करना चाहते हो, अगर आप पूंजीवाद की जगह पर रियल में समाजवाद लाना चाहते हो,
आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हितों को हम्म, सुरक्षित रख के उनके भारत का सपना, मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, रामस्वरूप वर्मा और जो नेताओं के जो सपने को अगर आप उतारेंगे तो उसके लिए दिल्ली की तख्त चाहिए। दिल्ली का में बैठ के वो कोई अपने नाम और ख्यात के लिए नहीं जाना चाहते। दिल्ली वो जाना चाहते हैं क्योंकि इस देश में जो दलित पिछड़ों के अपमान की जो चीजें आपने बनाई है, बिसात बिछाई है, जो उनके आरक्षण को लूटने का किया है, जो इस देश में पूंजीवाद स्थापित करके आपने पूरी राजनीति को भी पूंजीवाद के गर्त में डाल दिया है, उन सब चीजों से कैसे बाहर निकाल के भारत को वहां के गर्त से बाहर लेकर के एक स्मूथ रास्ते पर ले जाया जाए, इसके लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है निकली। ठीक बात। बीजेपी को एक तरफ कर दो और योगी जी को एक तरफ कर दो, ठीक है, तो योगी जी बढ़िया लगेंगे अखिलेश कटियार जी को? कि कोई इंसान किसी को अच्छा क्यों लगता है? निखिल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि निखिल के विचार अच्छे हैं। योगी जी के विचार अच्छे हैं, ठीक है, और योगी जी के विचार तो मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं लगते। कैसे लगेंगे? आप दिन भर नफरत बोलते हो यार। आप उन एक माफियाओं के एनकाउंटर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया है, क्या है ये कुलदीप सेंगर, तो जेल में तो है। कौन? कुलदीप अभी सेंगर तो यहाँ से वो क्या क्या हो कि कैसे कैसे दोबारा वापस फिर जेल चले गए ना। और दुनिया भर के जो उत्तर प्रदेश में उनके अपने ही जाति समाज के जो लोग हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है, हम आपके साथ साझा करेंगे। वो तो लगभग सभी लोग बाहर हैं। चुलबुल सिंह है और पता नहीं कौन कौन सिंह है, तो उसकी एक लिस्ट देंगे। हर राज्य में बुंदेलखंड से लेके कह दीजिए XYZ सिंह है। तो और दूसरी बात, एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जो दूसरी बार हो, इतनी बड़ी बहुमत से हो, उसे तो वो एक वर्ग ने उसे वोट नहीं दिया है। पूरे आप तो पूरे प्रदेश के सीएम हो ना जी। तो ठीक है, आपने जब सत्ता में नहीं थे तब आपने जो बात की, अब काम सबके लिए करिए, सबके सद्भावना की बात करो, सबकी खुशहाली की बात करो। और आप तो संत भी हो। संत क्या है? संत तो है ना जिसकी सारी भूख मर जाए, सारी तृष्णाएं खत्म हो जाए, सारे जिसमें क्रोध खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जो सबसे मुक्त हो जाए, जो न करता रहे न भोगता रहे, वो सिर्फ दृष्टा भाव से चीजों को देखे। तो फिर वो सब चीजें कहाँ है? लिबास अकेले से को थोड़ी नहीं, लिबास बदले, फिर मिजाज भी बदले, तो ना समाज में नई दिशा, मोहब्बत भी हो। ठीक बात। अभी धुरंधर मूवी आई, देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसमें कुछ अतीक अहमद का भी रोल डाला है, मैंने भी देखी नहीं। सिनेमा पे क्या बात कर सकते हो? तो कई लिख देते ना कि सब काल्पनिक है, सब बनाई गई, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। फिर भी नैरेटिव तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम करता है। नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों का काम है जो पब्लिक को गलत ट्रैक पे ले जाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इतिहास अलग लिखा जाता है। अब इतिहास को सिनेमा को थोड़ी डिफाइन करेगा दोस्त। किन घटनाएं कब कैसे हुई, किसके क्या रोल थे, उसको अगर सिनेमा बताने लगेगा ये लिख के कि ये सब काल्पनिक है, फिर वो डालेगा एक कमेंट, तो आप इसको कैसे देखोगे? विकास दुबे का एनकाउंटर ठीक था कि गलत था? एनकाउंटर किसी का भी ठीक नहीं था। मैं इस देश के संविधान में और कानून में इतनी क्षमता है कि किसी भी अपराधी को उसकी सजा देने में सक्षम है हमारा कानून। मैं बिल्कुल इनकाउंटर के खिलाफ हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप फांसी देना उसे, लेकिन फांसी कानून दे। जिस दिन इनकाउंटर को सही ठहरा दिया जाएगा, उस दिन फिर संविधान की सत्ता बचेगी। फिर उस दिन तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मजबूत इतना सम्मानित हो जाएगा तो फिर आम आदमी की जुबान की बात कौन करेगा? ठीक बात। थोड़ा सा और आगे आएंगे कि कानपुर देहात की जो राजनीति है, तो कानपुर की देहात में दूर दूर तक समाजवादी पार्टी नहीं दिखती है, ऐसा क्यों? उस जगह से आप भी आते हैं। हाँ देखो, और एक दो सीट ऐसी हैं जहां पर आपके पास एक दमदार प्रत्याशी नहीं है। मैं आपको एक बात और कहूं, और मैं बोलूंगा प्रत्याशी है भी तो क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, हमारा सिकंदरा की सीट, भोगनीपुर की सीट, एक अकबरपुर वाली सीट, और तीसरी जो है जो कन्नौज लोकसभा में लगती है, रसूलाबाद हम जीते 32,000 से, लोकसभा 24 में लोकसभा में। अकबरपुर जीते 35,000 से, और भोगनीपुर जीते हम 36,000 से। वो इसलिए जीते ना, टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करेक्ट हुआ।
तो आप ये कैसे समीकरण मानते मैच करके हुआ। हैं? तो अब अभी अगली बार अभी भी सही समीकरण होगा। बदल जाएगा। नहीं बदलेगा नहीं। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि पीडीए ही हमारा एजेंडा है और हम जैसे हमने पार्लियामेंट में टिकट पीडीए के सभी जातीय समीकरण को ध्यान में रख के दिए, टिकट हम आगे भी उसी तरीके से बांटेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी काहे फेल हो जाती, क्या कारण क्या है? आपको क्यों लगता है समाजवादी पार्टी? बोले हमने उत्तर प्रदेश में 17 फेल हुए, 22 फेल हुए, ठीक है, तीसरी बार है, लेकिन इस बार फेल हो गए 24 में तो हम जीते ना। हाँ जीते। बीजेपी को 33 सीटों पे 73 से 33 पे तो हम ही लाए ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही बीजेपी लाए, छींके भर रही है लाए, तीसरी बड़ी पार्टी भी बनी देश की। और हम उसके लिए जनता का बिल्कुल सिर आंखों पे हाथ इस्तकबाल करके उनके कदमों में हम सजदा करते हैं कि जनता आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी। आप जहां से आते हैं, सिकंदरा विधानसभा से, सिकंदरा में आपके पास प्रत्याशी दमदार नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस दिन अखिलेश यादव जी का उस पर जिम्मेदारी हो जाएगी उतना ही दमदार बन जाएगा। हमारे यहाँ हम एक विचारधारा पे चुनाव लड़ते, बहुत अंतर से वहां पे हारते हैं। अब हम आपको अंतर दिखा भी देते हैं एक दफा, हमारे पास में अंतर भी हैं। 2017 और 22 पहले मथुरा पाल साहब जीते, अब उनके बेटे अजीत पाल साहब जीत रहे हैं बीजेपी से। अंतर हम आपको बताते हैं, 89,461 मिले बीजेपी वालों को। समाजवादी पार्टी से प्रभाकर पांडे जी लड़े, 57,894 चुनाव लड़े, और चुनाव के बाद अभी क्षेत्र में है। ठीक है, उससे पहले भी एक डेटा आप दीजिए, जब ये बाई इलेक्शन हुआ उसमें हाँ। राकेश सचान जी लड़े, अब तो बीजेपी में है। लड़े थे ना, हमारी पार्टी के थे, लड़े थे, कैंडिडेट था, अब नहीं है। और उस आदमी को प्रशासन ने जबरदस्ती हराया, गिनती नहीं करने दी। सही, सिकंदरा विधानसभा समाजवादियों का पक्का गढ़ रहा है। रामस्वरूप वर्मा वहीं से एमएलए बनते रहे, 30 साल एमएलए रहे वहां से। अभी लेकिन तो जब सरकार ने उस तरीके की नीयत से कि बाई इलेक्शन है, हमें हराना है, तो वो परिणाम भी उस क्षेत्र की जनता ने देखा है अपनी आंखों से। थोड़ा और पीछे ले जाए हम आपको, 17 में जब लड़े मथुरा पाल और महेंद्र कटियार जी बसपा से, हाँ। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी। बाई इलेक्शन में वही दूसरे में आ गई, सीमा कटियार जी जो लड़े, सीमा सचान जी जो लड़ी थी। 2012 में अगर आए, 2012 में बसपा वहां से जीती जब आपकी सरकार थी। तो आप याद करो, आप पिछली बार कब थे वहां पे? 12 से 17 में नहीं, समाजवादी पार्टी सिकंदरा विधानसभा नहीं जीती कभी। अभी सही कह रहे हैं। हाँ, कभी नहीं जीती। मैं सही नहीं तो डेटा है, उसको झूठ क्यों बोलना है भाई? हम 400 से ज्यादा सीटें, तो कैंडिडेट ढूंढे दमदार। नहीं, हम पूरे प्रदेश में कैंडिडेट अच्छा ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक और विधानसभा पे, बिकॉज आजकल पूरी आरएनडी वाली सीरीज चल रही है। किदवई नगर में आपके पास प्रत्याशी नहीं है, नगर में ऐसा नहीं है। हम उस विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत है तो दमदार नहीं है, इस पे खासकर आप गौर करिएगा। दमदार नहीं दमदार है। से मतलब क्या है आपका? दमदार से मतलब ये कि कांटे की टक्कर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? कांटे की टक्कर जब प्रत्याशी जमीन पे काम करेगा तब होगा, जब प्रत्याशी रहेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तो कहां से होगा? कांटे की टक्कर जनता कराती है, नेता ताकत बूथ भी कराता है। जनता क्या बूथ वाइज जब काम करेगा तब होगा। इस समय उत्तर प्रदेश में जो असंतुष्ट जो लेबल है समाज में कि नौकरियां मिल नहीं रही, किसानों को खाद मिल नहीं रही। अभी आपको जानकारी होगी, इस समय नोएडा में जहां हम आप बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ कंपनियों में मजदूर नहीं है। पता है क्या है? क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है। कालाबाजारी, जो 100 रुपए किलो गैस थी वो 400 रुपए में बिक रही है। ये क्या सरकार की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये तो वो लोग हैं, कहते हैं आपदा में भी अवसर तलाश लो, गरीब का खून चूस लो। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं, कोरोना में थाली बजा लो, करानी में थाली बजा लो, चम्मच बजा दो। और दूसरी बात, जो कोरोना के इंजेक्शन उन्हें 1,000-100 गुना 1,000 गुने महंगे बेच लो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता त्रायमान मचा है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी सरकार बदले। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, समाजवादी पार्टी की जो मजबूत सीट है वहां पे लड़ने वाले प्रत्याशी बहुत हैं, बहुत दावा करने वाले हैं। जो थोड़ी सी कमजोर है वहां पे प्रत्याशी है ही नहीं। कुछ सीटों की हम बात कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में मेजोरिटी जगह ऐसा नहीं है, कुछ एक आध जगह है। हम कानपुर से आते हैं, इसलिए हमको कानपुर नगर की देहात का एक ज्योग्राफिकल आइडिया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? वहां पर कुछ मजबूत प्लेयर ढूंढिए और उनको उतारिए। हम लोग जो है उस प्रोसेस में पार्टी काम कर रही है, और हम अच्छे और मजबूत और जमीनी ईमानदार पदाधिकारी और जो नेता हैं, हम उन्हीं में से सही लोग चुनेंगे और उनको जिता के सदन में। तो देहात में रैला कब करेंगे?
तो देहात में क्या, अब तो यूपी में शुरू हुआ है, तो देहात में होते हुए भी लखनऊ और पूर्वांचल तक जाएगा। आपको खास इंटरेस्ट नहीं है कुछ देहात की राजनीति से? अब प्रदेश की राजनीति पे ज्यादा है। हम कभी उस तरीके की राजनीति अपने जिले में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कभी मतलब दखल नहीं रहा कभी। और हमने राजनीति जब भी की तो ज्यादातर राष्ट्रीय राजनीति में ही मेरा टारगेट क्या अभी 2027 में? अखिलेश कटियार जी की क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट? अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना या डिम्पल भाभी को? नहीं, अखिलेश यादव जी नेता है पार्टी के, मैडम हमारी संसद में है और उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन अभी टारगेट हमारा ये है कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता को योगी राज से मुक्त कराया जाए। शिवपाल जी वापस आ गए हैं। हाँ, काफी समय हो तो गया। कुछ मजबूती आएगी? हाँ, मजबूती तो परिवार जब इकट्ठे होता है और साथ में प्रेम के साथ बैठते हैं तो निश्चित तौर पे हम मजबूती महसूस करते हैं। तो 27 इस बार अकेले लड़ने वाले हैं अखिलेश जी या कुछ और दल को लेंगे? हमारा प्रयास ये रहेगा कि यूपीए एक साथ रहे, क्योंकि टाई अप बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता होती है तो हम साथ बैठते हैं, और सब दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जरूरत होती है तो हम और कांग्रेस साथ मिलकर घेरते हैं, बस महत्वपूर्ण मुद्दों पे। ठीक बात है। समाजवादी पार्टी के पास में कुर्मी फेसेस की अगर हम बात करें, बीइंग अ लीडर, पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे पटेल साहब, हाँ पटेल जी, और अभी उसका तोड़ विधायक सांसद आपके ज्यादा बने लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका तोड़ ढूंढा पंकज चौधरी। कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ जो बीते 10 सालों में जो भाई कुर्मी बेसिकली कृषक कौम है, एग्रीकल्चर, हाँ कृषक है, खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई जमात है हमारी, और किसानों के मामलों को हल करने में पूरी तरह नाकाम रही है भाजपा। तो पंकज चौधरी जी मुझे नहीं लगता कि इस चीज को भर पाएंगे या उस तरीके का उनके पास कोई एजेंडा होगा। आज जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, आपके पास 15-20 दिन आपके प्लांट और चल पाएंगे जो हमारे उर्वरक के हैं। आपके पास गैस नहीं है, कच्चा सामान नहीं है। आने वाले 2 महीने बाद जो फसल होनी है यहाँ पे, जब ये सीजन निकलेगा तो आप कैसे किसानों को खाद दोगे? आपके पास कोई, आप सब बताते हो, किसान ये उम्मीद कर रहा है कि इस पे भी बात करो। आपके 30 में से 32 प्लांट तो गैस से चलते हैं, 32 में से 30 प्लांट गैस आ नहीं रही है, कैसे चलेगा? कैसे खाद मिलेगी इनको? कहां से उठा लोगे? भारत कृषि प्रधान देश है। आपको इतना यकीन है कि जब अखिलेश जी आएंगे तो किसानों के सारे मुद्दे हल होंगे? मैं सारे की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हम ये प्रो किसान सरकार होगी। हमारी प्राथमिकताओं में किसान नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे नहीं होगा। नंबर 2 पे नहीं होगा, क्योंकि जिस जो समाज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, हम ये नहीं चाहेंगे कि इसमें 5 आदमी इतने बड़े उद्योगपति बन जाए कि पूरे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके दे दें और हमारी वो प्राथमिकता बन जाए। नहीं, हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की वो जनता है जो नीचे से नीचे पायदान पे खड़ी है, उसके हक को भी न मारा जाए न लूटा जाए। तो 2027 में कितनी सीटों से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? कम से कम 350 से 350 सीटें। बीजेपी वाले भी इतने कह रहे हैं। हाँ, उनका तो अब अगर उनको ये लगता है कि चुनाव आयोग वो थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितनी तेजस्वी के पास बची है, हाँ, बस थोड़ा ही इर्द गिर्द मान लो 50-60 में, बाकी सब 350 इधर। जिस तरीके का उनका मनोबल दिखता है, उसके पीछे उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत हो सकती है, काले धन की ताकत हो सकती है, चुनाव आयोग की क्षमताओं का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। अगर उस तरीके से आपने लोकतंत्र को लूटने की मिजाज से ये बात कर रहे हैं तो उसका तोड़ तो मेरे पास नहीं है। हम तो अपोजिशन में, हम जनता की आवाज है, हम तो जनता के वोट पे हमें भरोसा है, हमारे पास लाठी और तंत्र तो नहीं है। लेकिन अगर जनता के साथ उनके हक और हुकूक को लूटा नहीं गया, उनके लोकतंत्र में मत के अधिकार को लूटा नहीं गया, तो 350 से कम सीटें सपा नहीं जीतेगी। तो उसके लिए तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया वाला करना पड़ेगा, जैसे हमने लोकसभा में किया वही तरीका हमारा विधानसभा में रहेगा। ठीक बात, बिकॉज एक चीज बहुत क्लियर है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बोलते हैं ना, घर के भेदी लंका ढाए। तो जैसे भाजपा में आपस में टकरार चल रही है, आप हमारे कानपुर शहर में देख लीजिए, मेयर साहिबा और सांसद जी की टकरार चल रही है। बहुत दफा जो है लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। देहात में देवेंद्र सिंह भोले और प्रतिभा शुक्ला
इधर रमेश अवस्थी और प्रमला पांडे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये विचारों का मतभेद है या बंटवारा सही से ना हो पाने का कलेश है? ये तो आपकी भी पार्टी में होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी पार्टी में ये होगा, क्योंकि जहां पे अखिलेश जी जिस समाज से आते हैं उस समाज को बड़ी उम्मीद है। नहीं, मैं दूसरी वो बात कह रहे हैं अभी से लाठी में सवाल अभी से लाठी में तेल लगा के रखे, बोले सरकार आ रही है हमारी। सवाल आपका जो पीछे है हाँ। कि ये मतभेद क्यों है? अगर मतभेद जब वहां है तो आपके यहाँ भी होगा। मतभेद नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतभेद अगर विचार का है तो उसमें रास्ता बन सकता है, लेकिन अगर लूट के माल के हिस्सेदारी में है फिर उसमें कौन पंचायत करेगा? तो यहाँ जो मतभेद है वो लूट के माल के बंटवारे को लेके मतभेद है, विचार को लेके। विचार नहीं, विचार तो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। विचार तो एक है, वहां पूंजीवाद सामंतवाद। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि आप मान लीजिए टिकट किसी और को दे रहे हैं, किसी और को लड़वाएंगे? आपके भी यहाँ तो ऐसा हो सकता है, टिकट किसी और को दे रहे और बहुत सारे लोग हैं हाँ जिनको उम्मीद होगी हमको मिलेगा। हाँ ठीक है, मान लीजिए नहीं मिला, हाँ ठीक है, एक टिकट तो एक को ही मिलेगा ना, फिर अंदर से काट भी तो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा समाजवादी कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है, अखिलेश यादव जी के डिसिप्लिन है। हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। वो बांध के मुरैठा और वो दबदबा वाली स्टाइल में वो जब काली स्कॉर्पियो, काली फिल्म और सब आउटलुक मेंटेन हो जा रहा है। जब एक बात बताओ, जब अखिलेश जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में हम सिर्फ 5 यादव समाज के लोग लड़ाएंगे, ठीक, पार्लियामेंट में, तो पूरे समाज ने इकट्ठे होकर वोट किया ना, ये माना कि आपने जो कहा है ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आतंक से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराओ। तो हमारे समाज विधानसभा में कितनी बांटेंगे? कुछ बातचीत हुई अभी? ऐसा नहीं है। अब वो तो हम लोग देखेंगे कि पीडीए के और पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों और जो महादलित समाज है, इनके सबके हिस्से और इनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहे। हालांकि अखिलेश जी ने एक बात क्लियर कही भी मंच में, मुझे लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके दफ्तर की, कि लखनऊ में रहने से टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, काम करते हुए दिखोगे और जो जीतता हुआ प्रत्याशी होगा उसको मिलेगा। जिससे प्रत्याशी काफी सतर्क हुए। हाँ, जिसका लाभ मिलेगा, मिलना चाहिए। इंटरनल कटिंग तो नहीं शुरू होगी। राजनीति का ये थोड़ा सा एक वास्तविक दोष है ये, कि जो नेता जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो थोड़ी सी अपनी गुस्सा या अपना गुबार या इस तरीके से दो चीजें प्रयास कर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दो चीजें बड़ी स्पेशल हैं। अगर वो लंबा खेलना चाह रहे हैं तो अखिलेश जी को जिताने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर अपने लाभ के बारे में सोचेंगे तो फिर सरकार नहीं बनेगी। अभी जैसे हमने 24 में जो हमारा परिणाम रहा वो हमारे उसी प्रयास और उसी सोच का परिणाम था। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परिणाम हम 27 में देंगे। ठीक बात। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक, और इसी वार्तालाप के साथ हम देंगे विराम। अंत में एक छोटा सा और प्रश्न लेंगे कि अखिलेश जी, शिवपाल जी और रामगोपाल यादव जी, धर्मेंद्र जी को भी ले लो, इन सब पे एक एक लाइन हो जाए। अखिलेश जी कैसे नेता है? बहुत अच्छे इंसान और दिल के बहुत नेक आदमी है। मलाल वाले तो नहीं है? ना ना ना, वो उनका व्यक्तित्व नहीं है। शिवपाल जी? शिवपाल जी बहुत जमीनी, एक कार्यकर्ता जो जमीन पे संघर्ष करता है, जो बहुत साधारण सा बूथ पे बैठता है, उनकी भी आवाज सुन लेते हैं। और रामगोपाल यादव जी? वो हमारे संगठन के और हमारे सबसे अनुभवी और पार्टी को हर विपरीत परिस्थिति में सही मार्ग दिखा के आगे ले जाने का काम करते हैं। और हमारी पार्टी के जो भी नीति और पॉलिसी में जो जरूरत होती है और हर मुद्दे पे, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, पार्टी का विचार उन्हीं से निकलता है। ठीक बात। धर्मेंद्र जी? बहुत अच्छे संगठन करता और सदन में उनकी आवाज दलित पिछड़ों के लिए हमेशा सुनाई देती है और वो एक बहुत अच्छे संगठन करता है। मतलब जो शिवपाल जी में जो जमीनी वाला कीड़ा है वो उनके अंदर भी है। वो बहुत सहज इंसान है धर्मेंद्र जी, और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके विचारों की जो बात है वो एक साथ दिखती है धर्मेंद्र जी में। मतलब आगे को सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा नहीं। ना ना ना, वो समाजवादी ये नहीं करते। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फेयर है मामला, मतलब एकदम क्लियर है सब चीज। अखिलेश जी वो कहते हैं ये खुला खेल फर्रुखाबादी है हमारा, हम छुपा उपा के कुछ नहीं करते। तो हमारे पार्टी के जो नेता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, सबसे ज्यादा
कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने वाले, हर समय कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले। ये उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो जमीनी कार्यकर्ताओं से चलती है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है, और इसमें उत्तर प्रदेश का एक एक दलित पिछड़ा अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखता है। एक और लेंगे, समाजवादी पार्टी अगर 27 में आती है तो जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता को एक तो सबसे पहले तो युवाओं को बताइए, फिर महिलाओं को बताइए, सबसे पहले किसानों पे आते हैं। हाँ, किसानों पे बताइए। समाजवादी पार्टी में जो इस देश में जो किसान लंबे समय से खेती बाड़ी से दूर होता जा रहा है, कि खेती करना कोई किसान के बेटे की अब इच्छा नहीं रहेगी। ठीक, हम इस बात को मिटाएंगे, खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, मिनिमम समर्थन मूल्य को कैसे लागू किया जाए। खेती आज के दौर में, क्योंकि किसी के पास 1 बीघा खेती बची, किसी की 2 बीघा खेती बची, ऐसे दौर में जो छोटे किसान हैं इनको भी कैसे प्रासंगिक बनाए रखा जाए। गांव से पलायन जिस तादाद में हुआ है, जिस तरीके से गांव उजड़े, गांव में रोजगार और चमक छिनी है, समाजवादियों की पहली इच्छा होगी, वो कहते थे कि भारत की तरक्की का जो रास्ता है वो भारत के गांवों से होके जाता है। पहला हमारा प्रयास रहेगा कि गांव की संपन्नता और खूबसूरती को दोबारा लेके आया जाए। एक बात। ठीक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। हमने जो सारे रोजगार को उठा के आप गुजरात ले गए हो, सारे औद्योगिक जो संस्थान है, अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। अरे यार ठीक है, एयरपोर्ट अकेला हुआ है ना, फैक्ट्रियां भी तो चाहिए। एक मारुति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश समिट हुआ भाई, समिट तो हुआ है लेकिन साइन करते हो, पैसे लगते नहीं यहाँ पे। तो एक तो हमारा उत्तर प्रदेश के गांव में, उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में आपने 4-5 हजार स्कूल बंद कर दिए। सरकारी नौकरी का बताइए। सुन लीजिए ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आपके गांव के लोग कैसे जाएंगे निखिल जी, जब शिक्षा का स्तर बदलेगा। अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार के आखिरी में उन्होंने कहा था कि गांव के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए प्राइमरी में। वो शिक्षा हम अपने गांव के लोगों को देना चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों को मिलती है। हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। सरकारी नौकरियों को हम समाजवादी पार्टी मानती है कि जो नौकरियां परमानेंट हो सकती हैं उन्हें संविदा में क्यों दिया जाता है भाई? जब आपको पूरा वेजेस देना है और उस वेजेस पे परमानेंट वो कर्मचारी चाहिए, बात समझ गया, तो फिर उनको संविदा पे क्यों, उनको परमानेंट भर्ती करेंगे, बढ़िया नौकरी दे देंगे। हाँ, अच्छा, गुंडाई तो नहीं बढ़ेगी? नहीं, गुंडाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर सख्त रहेगा, मजबूत रहेगा। कोई भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, न्याय सबके लिए बराबर होगा। गुंडागर्दी जो इस समय बाबा के राज में फैली, उसे बंद करेंगे। और जो अखिलेश जी के राज में होती वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पहले हुई है, मानते हैं? नहीं, पहले हुई है कि नहीं हुई? आप बदनाम करते हो भाई। अच्छा, ये हम आपको और इसको और कनेक्ट करते हैं कि जो बता रहे हैं ना कि ये मतलब अंदर मन में है लोगों के, बहुत जनता के अंदर की बीच की बात है कि जब सरकार आएगी तो इनके लोग हावी हो जाएंगे, वो एक विकराल आउटलुक देखने को मिलेगा, तो वो डालते डालते जो है बीजेपी की तरफ चला जाता है। हो सकता है मन बना के घर से जाए कि समाजवादी पार्टी को। यादव पिछड़ों के नेता, विश्वास जमा पाएंगे लोग। सुन तो लो, अखिलेश यादव यादवों के नेता, पिछड़ों के नेता, बहन जी दलितों के नेता, मोदी जी देश के नेता। ये नरेटिव कौन सेट करता है जी? एक नेता को तो बोलो कि पिछड़ों का नेता है कोई। पिछड़ों का जो नेता, उसे देश का नेता बनाइए आप इस देश के दलित पिछड़ों से कोई आदमी जब मजबूत आवाज निकलती है और जब वो अपने वर्ग के हक और हकूक और हितों को लेके वो गंभीर बात करता है, तो मुझे गुंडा का नाम दे देते हो। किसान का बेटा अगर ठीक से बात करे तो कहते हो कि लठे थे, लाठी को तेल पिला रहे हो। अरे भाई, अगर तुमने दलित पिछड़ों के हकों को लूटा तो हम तुम्हारा जबड़ा निकाल लेंगे। आप हमें गुंडा कहें, बदमाश कहें, जो मर्जी कहें, दलित पिछड़ों के हक हकूक लूटने नहीं देंगे हम। उनको बनाएंगे। आप प्रचार करते रहो ना जो तुम्हें करना है। और जो अगड़े हैं, वो अगड़ों की, उनके अखिलेश जी ने एक बात साफ कही है निखिल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा रामस्वरूप वर्मा का था। ये पहली बार इस लाइन को महामना रामस्वरूप वर्मा ने बोला था। अखिलेश जी ने उस नारे को दोहराया और उनका कि जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना हिस्सा दे दो, हकमारी बंद करो। ठीक बात। नमस्कार, इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।